नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, ये हमारा विजन आईएएस का पीटी 365 का सीरीज चल रहा है पॉलिटी के लिए। ठीक है, इसमें आज ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो इसके पहले हम और अभी हमारा इसमें चल रहा है तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो ये देख लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा 3.6 का इनर लाइन परमिट के बारे में है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है इनर लाइन परमिट। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो सब्सक्राइबर, अगर उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो सब्सक्राइब बटन के बगल में अगर आप देखेंगे तो एक बेल का आइकन बना होगा। ठीक है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है। तो प्लीज़, और जो मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दिए हुए चैनल बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक देखते हैं क्या है। टॉपिक है 3.6 में क्या है, इनर लाइन परमिट के बारे में है ये। तो इनर लाइन परमिट क्या होता है पहले इसे देख लेते हैं, चर्चा में क्यों है ये। तो देखिए, मणिपुर ने यात्रियों को इनर लाइन परमिट प्रदान करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, इसीलिए जो है यह चर्चा में है। तो इनर लाइन परमिट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो इनर लाइन परमिट देखिए एक यात्रा दस्तावेज होता है जो भारतीय नागरिक को आईएलपी व्यवस्था के तहत संरक्षित राज्य में भ्रमण करने या रहने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक, इसके अलावा क्या है, तो विदेशी पर्यटकों को इन राज्यों के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता होती है। कौन से परमिट की? भारतीय नागरिक को तो इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, लेकिन विदेशी नागरिक है तो उसे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की आवश्यकता होती है। हालांकि जो है यह घरेलू पर्यटकों के लिए हेतु आवश्यक आईएलपी से भिन्न होता है। वर्तमान में जो है 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। इसके अलावा देखिए, ध्यान से देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये लाइन से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, इन चारों राज्यों में आईएलपी व्यवस्था लागू है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि कोई भारतीय नागरिक इन राज्यों में किसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का निवासी नहीं है, यदि कोई भारतीय नागरिक इन राज्यों में से किसी का निवासी नहीं तो वह आईएलपी के बिना इन राज्यों में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही आईएलपी में निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक राज्य में निवास कर सकता है। मतलब इनर लाइन परमिट में ये भी दिया होगा कि आप कितने समय तक उस राज्य में रहेंगे। ठीक है, अब इस प्रणाली का देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो इस प्रणाली का उद्भव जो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से हुआ था, जिसकी सहायता से अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित कर ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश और अस्थायी निवास को विनियमित करने का कार्य किया था। हालांकि जो है इस व्यवस्था का उद्देश्य ब्रिटिश प्रजा को इन क्षेत्रों में व्यापार करने से रोकना तथा ब्रिटिश राजशाही के व्यावसायिक हितों को सुरक्षित करना था। वर्ष 1950 में भारत सरकार द्वारा जो है ब्रिटिश प्रजा को भारतीय नागरिक शब्दावली के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट है कि इस परिवर्तन का प्रमुख उद्देश्य अन्य भारतीय राज्यों से संबंधित लोगों से मूल निवासियों के हितों की सुरक्षा करना तथा स्थानीय चिंताओं का समाधान करना था। इनर लाइन परमिट को संबंधित राज्य द्वारा ही जारी किया जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जारी करती है। जिस राज्य में आपको जाना है तो उस राज्य की सरकार जो है इनर लाइन परमिट की जारी करती है और इसे ऑनलाइन या प्रत्यक्ष आवेदन के उपरांत प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है। तो इनर लाइन परमिट पर यात्रा की तिथि, मतलब क्या क्या रहता है इनर लाइन परमिट पर? यात्रा की तिथि रहती है, अर्थात अवधि निर्धारित करने के साथ ही राज्य में उन विशेष क्षेत्रों को, मतलब उस एरिया को भी निर्दिष्ट किया जाता है जहां पर आईएलपी धारक यात्रा कर सकता है। मैप में देख लेते हैं और क्या है। मैप में देखिए, ये देखिए, ये जो डार्क में है ये आईएलपी रिजीम में है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और एरिया अंडर 6 शेड्यूल में कौन कौन सा है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है 6ठी अनुसूची के राज्य हैं। कौन कौन से? AMTM करके आप लोग याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक मणिपुर से कंफ्यूज ना होइएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM।
ठीक है, ये छठी अनुसूची में उल्लेखित राज्य हैं। ठीक है, छठी अनुसूची किस बारे में है तो ज़रा नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो है इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आप लोग देख लीजिए। देखिए मेघालय राज्य में क्या किया गया ना, छठी अनुसूची में जो है कुछ जातियों के बारे में जैसे दिया हुआ है आरक्षण के बारे में, तो उसमें क्या किया गया ना, मेघालय राज्य की 5 छोटी जातियाँ, कितनी जातियों को, मेघालय की, कहीं और की नहीं, मेघालय की 5 जो जनजातियाँ थीं, जो ट्राइब्स थे, ठीक है, इनको संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, छठी सूची से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी ये 5 जनजातियां हैं तो देख लीजिए एक बार। एक है हाजोंग, ठीक, दूसरी है राभा, तीसरी है कोच, और चौथी और पांचवी है बोडो कछारी। ठीक है, किसे किसे बाहर कर दिया गया, कहाँ से बाहर किया गया इन सभी जनजातियों को, तो मेघालय राज्य से। मेघालय राज्य में जो है 5, मेघालय सरकार ने 5 छोटी जनजातियों को संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों से बाहर रखने का निर्णय लिया है। इन जनजाति समुदायों द्वारा अब जो है इसका विरोध किया जा रहा है। देखिए वर्तमान में मेघालय की बोडो कछारी, हाजोंग, कोच, मान तथा राभा जनजातियों को स्वायत्त जनजाति परिषदों में नामांकन के लिए अनप्रेजेंटेड ट्राइब्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा मेघालय में और कौन से तीन जनजातियाँ रहती हैं तो इसके अलावा मेघालय में देख लीजिए गारो, खासी और जयंतिया ट्राइब्स रहती हैं। कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया। और ये तीनों जनजातियां जो है मातृवंशीय ट्राइब हैं। ठीक है, मातृवंशीय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वोत्तर परिषद के बारे में है हमारा अगला टॉपिक, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों रहा था, तो देखिए सरकार द्वारा जो है पूर्वोत्तर परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बजट का 30% वंचित क्षेत्रों के विकास हेतु आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, इसीलिए ये चर्चा में रही। तो पूर्वोत्तर परिषद की भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद, यह जो है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 यानी कि 1971 के अंतर्गत एक सांविधिक सलाहकार निकाय है, मतलब विधि द्वारा बनाया गया सलाहकार निकाय है। कब बनाया गया था, तो भैया ये पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत बनाया गया था और वर्ष 2002 में इसे एक बार संशोधित भी किया जा चुका है। ठीक, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए यह जो है नोडल एजेंसी कौन, पूर्वोत्तर विकास परिषद। इसकी संगठनात्मक संरचना इस प्रकार की होती है, किस प्रकार की, देखिए किसी भी क्षेत्रीय परिषद की तो संगठनात्मक संरचना इसी तरह की होती है। सबसे पहले तो आज छोड़िए, यहाँ पे देखिए क्या है, पूर्वोत्तर परिषद के बारे में बताया गया। तो पूर्वोत्तर परिषद को देखिए पदेन सभापति इसका कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक, और इसके पहले क्या था, तो इसके पहले जो था डोनियर का यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का विकास मंत्री था, लेकिन फिलहाल जो है पदेन सभापति इसका कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है। और उपाध्यक्ष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है डोनियर मंत्रालय का, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मंत्री इसका
वो होता है, राज्य मंत्री होता है। सदस्य कौन होता है? तो सदस्य जो है इसके सभी 8 राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य। कौन कौन? जो सभी 8 राज्य हैं। 8 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इन सभी 8 राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना के निकाय के रूप में कार्य करने हेतु अधिदेशित है। क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करते समय यह परिषद 2 या अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करेगी। परिषद सिक्किम मामलों में जो है विशेष परियोजना और योजना बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है। सुर्खियों में क्या रहा था? तो देखिए हाल ही में जो है अंतर्राज्यीय परिषद को पुनर्गठित किया गया है, आईएससी को पुनर्गठित किया गया। तो आईएससी के बारे में जान लेते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान, संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। मतलब ये कौन सी संस्था है? तो अंतर्राज्यीय परिषद भैया ये संवैधानिक संस्था है, जबकि हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद वो कौन सी संस्था था? तो वो सांविधिक संस्था था। दोनों के बीच डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है इसका गठन जो है सरकारीय आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? तो सरकारीय आयोग की अनुशंसा पर। कब किया गया? 1990 में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र, राज्य तथा केंद्र व संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के लिए एक परामर्शदात्री निकाय है। इसका उद्देश्य संबंधित मुद्दों की जांच, चर्चा और उन पर सलाह प्रदान करने के माध्यम से इनके मध्य समन्वय को बढ़ावा प्रदान करना है। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है ये। किंतु यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह कभी भी इसे स्थापित कर सकता है। इस संगठन की संरचना क्या है अंतर्राज्यीय परिषद की? तो देखिए अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष भाई प्रधानमंत्री होता है। सदस्य कौन होते हैं? सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री होते हैं। उन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है। और राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के राज्यपाल भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जिसमें कि गृह मंत्री शामिल होता है। तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित इसके सदस्य होते हैं। देखिए वर्ष 1990 के राष्ट्रपति आदेश पर वर्ष 1990 के राष्ट्रपति आदेश का 2 बार संशोधन किया जा चुका है अब तक। इन संशोधनों के माध्यम से क्रमशः क्या प्रावधान किए गए थे? तो पहला था कि राज्य के राष्ट्रपति शासन के अधीन होने पर राज्य का राज्यपाल परिषद की बैठक में भाग लेगा। और दूसरा क्या था? तो अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से स्थायी आमंत्रितों का नामांकन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री होता है। तो उनका नामांकन भी जब अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जो अन्य स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे तो कौन नामांकन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, वर्ष 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों में सतत परामर्श और निपटान हेतु परिषद की एक स्थायी समिति की स्थापना की गई। ठीक है, 1996 में जो है परिषद के विचारार्थ जो भी मामले आते थे तो उनमें कंटिन्यूसली मीटिंग और परामर्श और उनके निपटान के लिए उन मामलों के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना की गई थी। और इसमें जो है निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन से? परिषद की स्थायी समिति में, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें अध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो इसका अध्यक्ष होता है भैया केंद्रीय गृह मंत्री, इसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के अलावा 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं और 9 मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 3.9 दादरा एंड नागर हवेली और दमन दीव का विलय। दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया है। ठीक है, सुर्खियों में क्या हो रहा था? तो देखिए हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए देखते हैं। दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 पारित किया गया है। दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 से संबंधित तथ्य। तो तथ्य, इससे संबंधित तथ्य क्या है? देखिए, यह अधिनियम दो संघ राज्य क्षेत्रों दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव के विलय करने हेतु प्रथम अनुसूची में संशोधन करता है। संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, प्रथम अनुसूची में अगर कोई संशोधन होता है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन वह नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? नेक्स्ट है कि संविधान की प्रथम अनुसूची किस बारे में है? तो संविधान की प्रथम अनुसूची विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का अनुच्छेद 240(1) राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए, किसको? राष्ट्रपति को। कौन सा अनुच्छेद? 240(1) क्या कहता है? तो राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने की अनुमति प्रदान करता है, जिसमें दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव के संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। यह अधिनियम इन दो संघ राज्य क्षेत्रों को विलय के पश्चात गठित संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिस्थापित करने के लिए अनुच्छेद में संशोधन करता है। नेक्स्ट क्या है? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की प्रथम अनुसूची के तहत इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए लोकसभा की एक सीट निर्धारित की गई है। लोकसभा कितनी सीट? एक सीट निर्धारित की गई। अधिनियम द्वारा एकीकृत संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोकसभा की 2 सीटें आवंटित करने हेतु अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। किस अनुसूची में? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की प्रथम अनुसूची में भी संशोधन किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? तो इस अधिनियम द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का एकीकृत संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार जारी रहने का प्रावधान किया गया। मतलब बम्बई उच्च न्यायालय का एकाधिकार कहाँ पर था? अभी तक दमन दीव और दादरा नगर हवेली पर अलग अलग था, लेकिन अब उसे एकीकृत करने के लिए प्रावधान कर दिया जाएगा। अब इस संशोधन के साथ ही भारत में कुल संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। कौन कौन से ये 8 संघ शासित क्षेत्र होंगे भारत के? तो देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी। इसमें से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभाएं विद्यमान हैं। ठीक है, यानी कि कितने संघ शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं? तो ये 3 संघ शासित प्रदेशों में विधानसभाएं। कौन कौन से? दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है छठी अनुसूची के बारे में, यानी कि 6th शेड्यूल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो जिसका गठन किसके अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 338 क, यानी 338A में। कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत जनजाति क्षेत्र के रूप में घोषित करने की अनुशंसा की है। तो अब छठी अनुसूची के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के रूप में नामित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान उपबंधित किए गए। किस अनुच्छेद में है ये प्रावधान? अनुच्छेद 240 में। ठीक है, किसके बारे में प्रावधान है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के रूप में, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के लिए। ठीक है, इनके प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान उपबंधित किया गया अनुच्छेद 244 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है छठी अनुसूची में उत्तर पूर्व के 4 राज्य, सभी राज्य नहीं आते, उत्तर पूर्व के 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो क्या है? छठी अनुसूची में उत्तर पूर्व के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष उपबंध शामिल हैं। छठी अनुसूची में प्रावधान क्या क्या है? देखिए, छठी अनुसूची में एक स्वायत्त जिले का प्रावधान है। तो इन राज्यों में जनजाति क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है
और प्रत्येक जिले में एक एक स्वायत्त जिला परिषद और प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में 30 सदस्यों वाली एक पृथक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्या है? देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों के जनजातीय क्षेत्रों को जो है स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। ठीक है, जो ये चारों राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के, इनके जनजातीय क्षेत्रों को जो है स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। और हर स्वायत्त जिले में यानी कि प्रत्येक जिले में एक एक स्वायत्त जिला परिषद और प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में 30 सदस्यों वाली एक पृथक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, वर्तमान में ऐसी कितनी परिषदें हैं? तो वर्तमान में ऐसी 10 परिषदें हैं। ठीक, 30-30 सदस्यों वाली 10 परिषदें हैं। इनकी विधायी शक्ति के बारे में जान लेते हैं क्षेत्रीय परिषदों के। तो देखिए, इसमें जो है भूमि, वन, नहर का जल, झूम कृषि, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह और विवाह विच्छेद भी है। ठीक है, विवाह और विवाह विच्छेद तथा सामाजिक रीति रिवाजों जैसे कुछ निर्दिष्ट विषयों पर विधि निर्माण हेतु इन्हें विधायी अधिकार दिया गया है। इसके लिए इन्हें राज्यपाल की स्वीकृति लेने की, मनमानी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इन्हें राज्यपाल की स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, न्यायिक शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो जिला परिषद जनजाति लोगों के मुकदमे और वादों की सुनवाई हेतु ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकती है। ऐसे मुकदमे और वादों के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, विनियामक शक्ति यानी कि रेगुलेटिंग पावर देख लेते हैं क्या है। देखिए, जिला परिषद जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, नौका घाटों, मत्स्य पालन क्षेत्रों, सड़कों इत्यादि की स्थापना, निर्माण और उनका प्रबंधन कर सकती है। यह गैर जनजातीय लोगों द्वारा धन उधार दिए जाने और उनके द्वारा किए जाने वाले व्यापार को भी नियंत्रित करने हेतु विनियम बना सकती है। हालांकि इसके लिए उसे राज्यपाल की स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। कर राजस्व संग्रह के बारे में क्या प्रावधान है? तो देखिए, जिला और क्षेत्रीय परिषदों को भूमि राजस्व के आकलन एवं संग्रहण तथा कुछ विशिष्ट करों के अधिरोपण की संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं। किस किस बारे में? भूमि राजस्व के आकलन एवं कर संग्रह और एवं संग्रहण तथा कुछ विशिष्ट करों के लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारे तीसरा चैप्टर खत्म हो जाता है। चलते हैं 4th चैप्टर की तरफ। तो 4th चैप्टर हमारा क्या है? 4th चैप्टर हमारा न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, इसके पहले टॉपिक में क्या है? 4.1 में जजों की संख्या में वृद्धि और इनके स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान। इसका सब पॉइंट क्या है? यानी कि 4.1.1 में क्या है, इसमें क्या बताया गया? तो इसका हेडिंग क्या है? उच्चतम न्यायालय हेतु और अधिक न्यायाधीश, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। देखिए, संसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 31 से बढ़ाकर 34 करने हेतु एक कानून पारित किया है। मुख्य न्यायाधीश के साथ है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अगर क्वेश्चन आ गया तो 33। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या है इस बारे में? तो देखिए, मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निर्धारित की गई थी। मूल रूप से बात हो रही, यानी जब संविधान को बनाया गया था उस समय भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी, मुख्य न्यायाधीश के सहित। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो अनुच्छेद 124(1) के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि संसद को यह आवश्यक प्रतीत होता है तो वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। इसमें दिया गया यह प्रावधान संसद का मतलब न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। ठीक है, और कब? जब उसे यह आवश्यक प्रतीत होगा। किस अनुच्छेद में दिया गया ये? तो ये दिया गया अनुच्छेद 124(a) में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि की जा सकती। कौन कर सकता है? संसद। ठीक है, तो फिर संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी। फिर न्यायाधीशों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 31 करने हैं। तो इस अधिनियम में अंतिम बार 2009 में संशोधन किया गया था। ठीक, और अभी लेटेस्ट का संशोधन ऊपर हमने देखा ही है। ये
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 31 से बढ़ा के 34 करनी है, तो ये कानून पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है 4.1.2 में न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ जजेस। इसमें चर्चा में क्या हो रहा है? तो देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश को मेघालय उच्च न्यायालय में असामान्य स्थानांतरण के कारण कोलेजियम के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो स्थानांतरण की प्रक्रिया के संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं। कहाँ पे दिया है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के स्थानांतरण का प्रावधान? तो ये दिया है अनुच्छेद 222(1) में। ठीक, इसके तहत उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा नहीं, और न ही प्रधानमंत्री करता है। एक उच्च न्यायालय से यदि दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का ट्रांसफ़र करना हो या स्थानांतरण करना हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, से परामर्श के पश्चात इनका ट्रांसफ़र राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 217(1). यह प्रावधानित करता है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। मतलब अगर नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है, अनुच्छेद 217(1) में क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से, और यदि उस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से अतिरिक्त, ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति के लिए नहीं, अगर मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है, तो उस दशा में जो है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श किया जाएगा। ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, अब इससे संबंधित वादों को देख लेते हैं जो न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए हैं जजेस के ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, तो न्यायिक निर्वाचन में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय वस्तुतः न्यायाधीशों के चयन, नियुक्ति, स्थानांतरण संबंधी 3 न्यायाधीश है, जिसे 3 जजेस केस बोला जाता है। ठीक है, 3 न्यायाधीश वादों में दिए गए अपने निर्णयों से ग्रहण करता है। कहाँ से ग्रहण करता है? कौन ग्रहण करता है? तो उच्चतम न्यायालय ग्रहण करता है। न्यायाधीशों किस बारे में? तो न्यायाधीशों के चयन, नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित शक्ति को 3 न्यायाधीश वादों, 3 जजेस केस में दिए गए अपने निर्णय से ग्रहण करता है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण के विषय में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न हुए हैं। 3 जजेस केसों से 3 बिंदु उत्पन्न हुए हैं। देखिए, पहला क्या है? तो पहला, किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण दंडात्मक उपाय नहीं हो सकता, यानी कि किसी न्यायाधीश को दंड के स्वरूप किसी अन्य हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए केवल जनहित के विषय पर स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है। और तीसरा क्या है? तो स्थानांतरण का आदेश राष्ट्रपति द्वारा केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रभावी परामर्श और उसकी सहमति के बाद दिया जा सकता है। मनमानी आदेश नहीं दिया जा सकता राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य, केवल शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रभावी परामर्श और उसकी सहमति के बाद दिया जा सकता है। तो 3 जजेस केसेस की बात हुई है यहाँ पे। देख लेते हैं 3 जजेस केसेस वो क्या हैं। फर्स्ट जजेस केस कब का था? ये था 1981 का, या SP गुप्ता वाद। इसमें क्या डिसीजन लिया गया था? तो इसमें क्या था? देखिए, उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को की गई अनुशंसा को ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट जजेस केस में ये था कि ठोस कारणों के आधार पर राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श या अनुशंसा को अस्वीकृत भी कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार कार्यपालिका को अधिक प्रमुखता दी गई थी। ठीक है, सेकंड जजेस केस क्या है? तो ये कब का है? ये है 1993 का। ये जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या निर्णय है? तो इसमें देखिए, CJI को केवल न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण के संबंध में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता है। यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरण के संबंध में
दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता है। हालांकि नियुक्ति के संबंध में कार्यपालिका द्वारा की गई आपत्ति पर कोलेजियम अपनी अनुशंसा, कोलेजियम देखिए एक सीजीआई और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कोलेजियम बना दिया गया था सेकंड जजेस केसेस में, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं क्या हम देख रहे थे। देखिए, हालांकि नियुक्ति के संबंध में कार्यपालिका द्वारा की गई आपत्ति पर कोलेजियम अपनी अनुशंसा, जो कि कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी है, को परिवर्तित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। थर्ड जजेस केस देख लेते हैं। तो ये कब का है? ये 1998 का है। इसमें क्या डिसीजन है? तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर अपनी राय बनाने हेतु उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा 2 उच्च न्यायालयों, जिनमें से एक उच्च न्यायालय वह होगा जहां से न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जा रहा हो, तथा दूसरा वह होगा जहां उसे स्थानांतरित किया जा रहा हो, के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए। किस विषय में? न्यायाधीशों की स्थानांतरण और नियुक्तियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट हमारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में, यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में चर्चा में क्यों रहा। तो देखिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियमित मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होने वाली पेंशन का दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 223 यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। कब कर सकता है? जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ये कहाँ प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 223 में, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी करेगा? तो भैया ये करेगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 126 में है। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कहाँ? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। कब कर सकता है? तो जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या भारत का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4.2। 4.2 किस बारे में है? तो भैया 4.2 है उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठ के बारे में, ठीक है। इसमें क्या कंटेक्स्ट है? तो ये क्यों सुर्खियों में रहा था? तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की 4 क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना का सुझाव दिया है। कितनी? तो 4 क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। किसके द्वारा? तो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अधिविष्ट है, मतलब तो आप सबको ही पता होगा। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 130 आर्टिकल 130। अनुच्छेद क्या है इसमें देखते हैं। तो अनुच्छेद 130 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अधिविष्ट किया जा सकता है। किसके आदेश पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर। लेकिन इसमें जो है राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। कहाँ दिया है ये? तो ये दिया है अनुच्छेद 130 में, ठीक। अनुच्छेद 130 में भारत के राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से भारत का मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी
अधिविष्ट किया जा सकता है। साथ ही इसी प्रकार की न्यायपीठों को स्थापित करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक न्यायालय और राष्ट्रीय अपीली न्यायालय में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से न्यायालय में, तो संवैधानिक न्यायालय और राष्ट्रीय अपीली न्यायालय में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो स्वयं उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में ही वर्ष 1986 में चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में क्षेत्रीय पीठों के साथ राष्ट्रीय अपीली न्यायालय की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। किसके द्वारा, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, कब, वर्ष 1986 में। कहाँ कहाँ, एक सेकंड, कहाँ कहाँ, तो ये की गई थी चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में क्षेत्रीय पीठों के साथ राष्ट्रीय अपीली न्यायालय की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वी वसंत कुमार वाद में जो है, वी वसंत कुमार वाद 2016 में, वी वसंत कुमार वाद 2016 में जो है उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय अपीली न्यायालय के संबंध में निर्णय हेतु मामले को एक संवैधानिक न्यायपीठ को संदर्भित किया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में क्षेत्रीय न्यायपीठों के साथ राष्ट्रीय अपीली न्यायालय का उद्देश्य क्या होगा, दीवानी, फौजदारी, श्रम और राजस्व मामलों में उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर दिए गए निर्णयों के पश्चात की गई अपीलों के निपटान हेतु न्याय के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करना है। ठीक है, अभी गठन नहीं किया गया, अभी इस बारे में बस चर्चा की गई है, उपराष्ट्रपति द्वारा सुझाव दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ग्राम न्यायालयों के बारे में। चर्चा में क्यों है, तो देखिए चर्चा में इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को 1 माह के भीतर, सभी राज्यों को 1 माह के भीतर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। और साथ ही इसने उच्च न्यायालयों से यह कहा है कि वे इस मुद्दे के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया को तीव्र करें। कौन, उच्च न्यायालय। पृष्ठभूमि देख लेते हैं तो क्या है, तो विधि आयोग ने जो है अपनी 114वीं रिपोर्ट में, जो कि 1986 में आई थी, तो इस रिपोर्ट में जो है निम्नलिखित हेतु जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय यानी कि मोबाइल ग्राम न्यायालय को स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। किसके द्वारा, तो विधि आयोग के द्वारा। कब की गई थी, अपनी कौन सी रिपोर्ट में, 114वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी। ठीक है, किस रूप में की गई थी, तो देखिए, विशेष रूप से दूरी, समय और संबद्ध लागतों के संदर्भ में बाधाओं को कम करने हेतु समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच प्रदान करना। ठीक है, विशेष रूप से दूरी, समय और संबद्ध लागतों के संदर्भ में बाधाओं को कम करने के हेतु समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, संक्षिप्त प्रक्रिया प्रदान करके विलंब को कम करने के लिए तथा न्यायपालिका के उच्च स्तरों पर कार्यभार को कम करने के लिए। अब देख लेते हैं ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के बारे में। तो देखिए 2 अक्टूबर 2000, यह जो है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 जो है 2 अक्टूबर 2009 को अधिनियमित किया गया था। कब, 2 अक्टूबर 2009 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 5000 से अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने की संभावना थी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने हेतु लगभग 1400 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए थे। हालांकि वर्तमान में केवल 11 राज्यों ने ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए हैं। ठीक है, और ज्ञातव्य है कि देश में केवल 208 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। देखिए 5000 के लिए जो है अधिनियम में बनाया गया था, 1400 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। बात सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए की गई थी, लेकिन वर्तमान में बने कितने में है, तो केवल 11 राज्यों में। ठीक है, और कितने हैं, वो भी 208 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो हालांकि कुछ ही राज्यों द्वारा तत्परता से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में एक भी ग्राम न्यायालय कार्यरत नहीं है। कहाँ पे, पूर्वोत्तर के राज्यों में एक भी ग्राम न्यायालय कार्यरत नहीं है। तो चलिए थोड़ी और डिटेलिंग देखते हैं ग्राम न्यायालयों के बारे में। इनकी संरचना कैसी होती, तो ग्राम न्यायालयों की संरचना के लिए इस प्रकार से होगी कि देखिए इसके प्रत्येक पंचायत के, इसे जो है प्रत्येक पंचायत के लिए मध्यवर्ती स्तर पर, ठीक है,
यह एक जिले में मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए स्थापित की जाएगा। किसी एक पंचायत के लिए नहीं, पंचायतों के समूह के लिए स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार, जो नेक्स्ट क्या है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से एक ग्राम न्यायालय की अधिकारिता के तहत शामिल क्षेत्रों की सीमाओं को अधिसूचित करती है। स्वयं से नहीं, उच्च न्यायालय के परामर्श से। कौन करता है इसकी सीमाओं को अधिसूचित? राज्य सरकार। ठीक है, आगे क्या है, तो आगे यह किसी भी समय ऐसी सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। मतलब सीमाएं निश्चित नहीं होती, वह परिवर्तनीय होती हैं। नेक्स्ट क्या है, यह अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले गांवों में मोबाइल न्यायालय संचालित करता है। मोबाइल न्यायालय मतलब घूम घूम करके इस न्यायालय की बैठकें बनाई जाती हैं। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए आवश्यक सभी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। नियुक्तियाँ, किस प्रकार से इसमें नियुक्तियाँ होंगी, तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी, इस न्यायाधिकारी नामक एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिसके पास प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त होने की पात्रता हो। ठीक, न्यायाधिकारी के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें जो हैं प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य वर्गों के सदस्यों को इसमें प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। तो इसकी अधिकारिता क्या क्या होंगी भैया, न्यायालय तो बना दिए, अधिकारिता क्या क्या होंगी? अधिकारिता, शक्तियाँ और प्राधिकार भी तो होंगे इसके कुछ, तो देखते हैं वो क्या है। तो देखिए, ग्राम न्यायालयों को फौजदारी एवं दीवानी, एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में और काफ़ी लोगों ने गलती की थी। ठीक है, देख लीजिए फिर से। ग्राम न्यायालयों को फौजदारी एवं दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। दीवानी मामलों में ग्राम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को एक डिक्री यानी कि न्यायिक निर्णय माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है, ग्राम न्यायालय द्वारा इस अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों और वादों पर का न्यायालयी कार्यवाही संचालित की जा सकती है। ठीक है, इसमें जो है निम्नलिखित सम्मिलित है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि की कारावास से सजा से भिन्न। ठीक है, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा से भिन्न कोई अपराध हो, उसके बारे में ग्राम न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है, केंद्रीय कानूनों से संबंधित अपराध जैसे कि मजदूरी का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, नागरिक अधिकारों का संरक्षण, बंधुआ मजदूरी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण आदि। ठीक, नेक्स्ट है, ग्राम न्यायालय अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल राज्य सरकार कर सकती है ग्राम न्यायालयों के अधिनियम में। ग्राम न्यायालय अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रावधानित रूल्स ऑफ एविडेंस यानी कि साक्ष्य नियमावली के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य नहीं है, अपितु ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है तथा उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित किसी भी नियम के अधीन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, फौजदारी मामलों के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। मतलब ग्राम न्यायालयों के जो है ग्राम न्यायालय अगर किसी फौजदारी मामले में निर्णय देता है तो इसके विरुद्ध अपील जो है सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, जबकि दीवानी मामले में अपील जिला न्यायालय में की जाएगी। अपील की सुनवाई और निस्तारण 6 माह के भीतर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4.4 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। क्या? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा जिसे बोलते हैं, नालसा। ठीक है, सुर्खियों में क्या हो रहा था, देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा द्वारा मिशन एक्सेस जस्टिस टू ऑल, कौन सा डॉक्यूमेंट, मिशन एक्सेस जस्टिस टू ऑल नामक एक विजन 2020 दस्तावेज जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नालसा के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो देखिए, नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है। ठीक, यानी कि यह एक सांविधिक संस्था है।
क्यों किया गया? ताकि समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नालसा में भारत के मुख्य न्यायाधीश व सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होते हैं। कौन कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश व सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होते हैं। मुख्य न्यायाधीश नालसा का मुख्य संरक्षक होता है तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नामांकन जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट अधिनियम द्वारा, यानी कौन से अधिनियम द्वारा? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा ही। तो इसी अधिनियम द्वारा प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति। ठीक है, उच्च न्यायालय में विधिक सेवा समिति और राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन भी प्रस्तावित किया गया है। किस अधिनियम में? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में। ठीक है, तो देखिए, लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा, नेक्स्ट है, लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने और राज्य में लोक अदालतों के संचालन हेतु जिलों में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तालुकाओं में तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में कौन कौन सम्मिलित है ये देख लेते हैं। कौन कौन है सम्मिलित? तो महिलाएं और बच्चे, SC/ST के सदस्य, औद्योगिक कामगार, मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति से पीड़ित, बड़े पैमाने पर आपदा, बाढ़, सूखा, हिंसा, भूकंप, औद्योगिक आपदा आदि से पीड़ित लोग, और लास्ट में दिव्यांगजन। ये सभी जो है निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट क्या है? और कौन कौन है इसमें? तो देखिए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति भी हैं, व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति में यह सीमा कितनी है? 5 लाख रुपए है। ठीक है, और लास्ट क्या है? मानव दुर्व्यापार से पीड़ित अथवा भिक्षावृत्ति में संलग्न लोग। ये सेम ही हो गया, मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति से पीड़ित लोग, या फिर मानव दुर्व्यापार के पीड़ित अथवा भिक्षावृत्ति में संलग्न लोग। ठीक है, इससे संबंधित और तथ्य देख लेते हैं। तो एक पहल है टेली लॉ पहल। कौन सी पहल है? टेली लॉ पहल। टेली लॉ पहल का उद्देश्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों यानी कि सालसा और सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC पर स्थित अधिवक्ताओं के एक पैनल के माध्यम से विधिक परामर्श की प्रदायगी को सुविधाजनक बनाना। किसके किसके द्वारा? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और सामान्य सेवा केंद्र, जो जनसेवा केंद्र हर जगह खुले हुए हैं आजकल, उनके द्वारा, यानी कि CSC। ठीक है, यहाँ पर अधिवक्ताओं के एक पैनल के माध्यम से विधिक परामर्श की प्रदायगी को सुविधाजनक बनाना। न्याय विभाग ने सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से हाशिए पर रहे वर्गों हेतु विधिक सहायता को मुख्य धारा में लाने हेतु नालसा और CSC के साथ भागीदारी की है। और यह पहल कब आरंभ की गई थी? तो वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई इस योजना को 115 आकांक्षी जिलों तक विस्तारित कर दिया गया है। आकांक्षी जिलों प्रोग्राम किसके द्वारा चालू है? तो ये आप लोग रिकॉल करिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानवाधिकार के रूप में विधिक सहायता। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता या निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार एक मूल अधिकार है। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 21 में। ठीक है, इसके साथ ही जो है अनुच्छेद 39A जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39, 43 से 48A के साथ जोड़ा गया था। ठीक है, समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना। तो 39 से किस में आता है? DPSP में आता है। ठीक है, यानी राज्य का कर्तव्य है ये। और नेक्स्ट लास्ट क्या है? लास्ट है मानवाधिकार के रूप में विधिक सहायता की परिकल्पना मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में भी की गई थी। ठीक, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसके द्वारा की गई थी?
ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अधिकरणों के लिए नए नियम, यानी कि पॉइंट नंबर 4.5। ये क्या, देखिए हाल ही में अधिकरण यानी कि न्यू रूल फॉर ट्रिब्यूनल, अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, ठीक है, चर्चा में क्यों है, तो देखिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए एक समान मानदंडों को निर्धारित करते हुए नए नियम तैयार किए गए। किसने तैयार किया, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने, ठीक है। तो अधिकरण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, देखिए अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है, यानी कि क्वैसी जुडिशरी निकाय होता है, संस्था होती है, ठीक है। इसका गठन, ये भारत में इनका गठन अनुच्छेद 323A और 323B के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा इनके समक्ष प्रस्तुत विभिन्न वादों के न्याय निर्णय एवं विचारण हेतु किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 323A में जो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, और 323B किससे संबंधित है, 323B संबंधित है अन्य विषयों से, मतलब प्रशासनिक विषयों से अलावा जितने भी विषय होते हैं, ठीक है। ये आए किस समिति की सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इन्हें अंतः स्थापित किया गया था, ठीक है। ये विशेष रूप से तकनीकी विशेषता की आवश्यकता वाले विवादों के न्याय निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। साथ ही जो है नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है ये सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निर्धारित की गई किसी भी एक समान प्रक्रिया का पालन करने हेतु बाध्य नहीं है, ठीक, लेकिन इनके द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। इन्हें दीवानी न्यायालय की कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, मतलब ये सिविल कोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि समन जारी कर सकते हैं, गवाहों को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके निर्णय कानूनी तौर पर पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं, मतलब इनके निर्णय पक्षकारों पर लीगली बाइंडिंग होते हैं, हालांकि इनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। नए नियमों के बारे में जान लेते हैं जो अभी आया। तो देखिए वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकारी सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें नियम 2020 को तैयार किया गया। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 के अंदर प्रदान शक्तियों के माध्यम का प्रयोग करते हुए, ठीक है। ये नियम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीली अधिकरण, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली अधिकरण सहित 19 अधिकरणों पर लागू होंगे, ठीक है। हालांकि ये नियम जो है विदेशी विषयक अधिकरणों पर लागू नहीं होंगे। किन अधिकरणों पर, जो विदेशी विषयक अधिकरण होते हैं। तो अब क्या नियम आया उन्हें देख लेते हैं। देखिए नियुक्ति, सबसे पहले तो नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए आया ना, नियुक्त सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तों के लिए। तो नियुक्ति किस प्रकार होगी, तो देखिए उपर्युक्त अधिकरणों में नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा खोज सह चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर इनमें नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। यानी कि एक समिति होगी, वो सर्च करेगी, वो खोज करेगी, उसके बाद दूसरी समिति जो है उनका चयन करेगी, जिस प्रकार से लोकपाल के लिए, ठीक है। इस समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। लेखपाल बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा आवश्यक नहीं कि ये पूरी तरीके से लेखपाल के लिए हो, यह है भी नहीं ऐसा, ठीक है। बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, केवल एग्जाम्पल। तो देखिए इस समिति में कौन कौन सम्मिलित होगा ये देख लेते हैं। तो इस सम्मिलित में निम्नलिखित लोग सम्मिलित होंगे। कौन कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस इंडिया ऑफ इंडिया द्वारा नामित एक न्यायाधीश। इसके अलावा संबंधित अधिकरण का अध्यक्ष या चेयरपर्सन तथा संबंधित मंत्रालय या विभाग से 2 सरकारी सचिव। पदच्युत यानी कि पद से हटाने के बारे में क्या है, तो खोज सह चयन समिति के पास उपर्युक्त अधिकरणों के किसी सदस्य को हटाने की सिफारिश करने के साथ साथ किसी सदस्य पर लगे कदाचारों के आरोपों की जांच करने की भी शक्ति है, ठीक है। यानी कि यही नियुक्ति की शक्ति भी इसी के पास है और हटाने की भी।
और साथ ही साथ कदाचार के आरोपों की जांच करने की भी शक्ति किसके पास है? खोज सह समिति के पास ही है। ठीक है। अधिकरण के सदस्यों के लिए योग्यता क्या होगी? तो केवल न्यायिक या विधिक अनुभव वाले व्यक्ति ही इन अधिकरणों में नियुक्ति के पात्र होंगे। केवल न्यायिक या विधिक अनुभव वाले व्यक्ति। पदावधि तो नए नियम के तहत अधिकरणों के सदस्यों के लिए 4 वर्ष की एक निश्चित पदावधि का प्रावधान किया गया। कितने वर्षों की? 4 वर्षों की एक निश्चित पदावधि का प्रावधान किया गया। यह वर्ष 2017 के नियमों के संबंध में न्यायालय की टिप्पणी पर आधारित है, जहां पूर्व में न्यायालय ने कहा था कि 3 वर्षीय कार्यकाल का प्रावधान सदस्यों के न्याय निर्णय संबंधी अनुभव प्राप्त करने से रोकता है और इस प्रकार यह अधिकरण की दक्षता के लिए हानिकारक है। ऐसा पूर्व में उच्च न्यायालय ने कहा था। इसलिए इनकी नियुक्ति की पदावधि बढ़ा दी गई है। कितने वर्ष कर दी गई है? 4 वर्ष के लिए। स्वतंत्रता किस प्रकार की होगी? तो देखिए, वर्ष 2017 के नियम में यह प्रावधान था कि सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। हालांकि वर्ष 2020 के इन नियमों में इस प्रावधान को हटा दिया गया है, क्योंकि न्यायालय द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इस तरह के प्रावधान सदस्यों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4.6 में क्या है? जीरो पेडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट। क्या है? जीरो पेडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट। तो देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय का यह प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट? जीरो पेडेंसी कोर्ट्स नामक अपना पायलट प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राजधानी के कुछ अधीनस्थ न्यायालयों में, सभी में नहीं, राजधानी के केवल कुछ अधीनस्थ न्यायालयों में, सॉरी एक बार फिर से बोल देता हूँ। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राजधानी के कुछ अधीनस्थ न्यायालयों में जीरो पेडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा। इस परियोजना का उद्देश्य वाद दायर करने की तिथि से लेकर के अंतिम निपटान तक, वाद दायर करने की तिथि से लेकर के अंतिम निपटान तक मामले के प्रवाह का यथार्थ व वास्तविक समय में अध्ययन करना है। ठीक है। क्या है इस परियोजना का उद्देश्य? तो देखिए, वाद को दायर करने की तिथि से लेकर अंतिम निपटान तक मामले के प्रवाह, यानी कि कितनी जल्दी से वह मामला निपटाया जा रहा है, कितनी जल्दी उस मामले पे काम हो रहा है। ठीक है। का यथार्थ और वास्तविक समय में अध्ययन करना है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी कि NJDG के अनुसार वर्ष 2018 में अधीनस्थ न्यायालयों में 2.93 करोड़ मामले, 2018 में अधीनस्थ न्यायालय में 2.93 करोड़ मामले, उच्च न्यायालय में 49 लाख मामले और उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 57,987 मामले लंबित थे। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश अपना नंबर 1 में था। उत्तर प्रदेश में 61.58 लाख लंबित मामले सर्वाधिक हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लंबित मामले सर्वाधिक हैं। इसके पश्चात महाराष्ट्र 33.22 लाख का स्थान है। बताइए कैसे जल्दी न्याय होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। फिलहाल हम लोग और डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं क्या दी हुई है यहाँ पे। तो देखिए, विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम, ये क्या है? लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, लिम्स। क्या है? लिम्स। ये क्या कहे? तो देखिए, सरकारी विभागों तथा मंत्रालयों के विभिन्न न्यायिक वादों की निगरानी और संचालन के लिए विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है। ये एक लिम्स जो है एक वेब आधारित पोर्टल है। किसने बनाया है? विधि और न्याय मंत्रालय ने विकसित किया है। ठीक है। किस लिए है? तो न्यायिक वादों की निगरानी और संचालन के लिए। किसके न्यायिक वादों की निगरानी और संचालन के लिए? तो सरकारी विभागों और मंत्रालयों के। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है 4.7 उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन। सुर्खियों में क्या हो रहा था? तो आप सभी लोग जानते होंगे, निर्भया मामले में अभियुक्तों द्वारा जो है उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई थी, इसीलिए यह चर्चा में है। तो चलते हैं देखते हैं हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में क्या होती है आखिर ये। देखिए, ज्ञातव्य है कि उपचारात्मक याचिका की अवधारणा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रथम बार, किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रथम बार रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रावाद सन 2002 में
इस प्रश्न पर विकसित की गई थी कि क्या कोई असंतुष्ट व्यक्ति पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के पश्चात भी उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय या आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने हेतु अधिकृत है। मतलब कि क्यूरेटिव पिटीशन कब दायर की जाती है? पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है तो अनुच्छेद 137 की यह जो है यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन जो है अनुच्छेद 133 की व्याख्या पर आधारित है, जो यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित कानूनों और नियमों के मामले में उच्चतम न्यायालय को स्वयं द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त होगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त होगी, यानी कि अनुच्छेद 137 क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में की व्याख्या जो है की व्याख्या से ही उपचारात्मक याचिका निकल कर आती है। इसके क्या है? इसके दो उद्देश्य हैं कि पहला क्या है तो न्याय के दुर्वहन को रोकना, यानी कि अवॉइड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, और दूसरा प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना, प्रिवेंट एब्यूज ऑफ प्रोसेस। तो अब देख लेते हैं प्रक्रिया क्या है इसकी क्यूरेटिव पिटीशन की। तो देखिए, उपचारात्मक याचिका अंतिम दोष सिद्धि के खारिज होने के विरुद्ध एक पुनर्याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन के पश्चात दायर की जा सकती है। ठीक है, ये हमने ऊपर ही देख लिया। पहले भैया पुनर्विचार याचिका खारिज होगी, उसके बाद जो ही क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती। इसके बाद याचिकाकर्ता इसमें जो है यह सिद्ध करता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। किसका उल्लंघन हुआ है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ था तथा आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की गई थी, तो उपचारात्मक याचिका पर विचार किया जा सकता है। और इसका दायित्व किस पे होता है? तो याचिकाकर्ता पर ही इसका दायित्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है तो किसी उपचारात्मक याचिका को सर्वप्रथम 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ को तथा संबंधित निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीशों के उपलब्ध होने पर उनके पास भेजी जानी चाहिए। मतलब किस प्रकार से ये भेजी जाती है, तो न्यायालय में किस प्रकार से ये याचिका दायर की जा सकती है, भेजी जा सकती है। तो देखिए, उपचारात्मक याचिका को सबसे पहले 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ को और तथा संबंधित निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीशों के उपलब्ध होने पर उनके पास भेजी जानी चाहिए। ठीक। और यदि इनमें से अधिकांश न्यायाधीश बहुमत से यह निष्कर्ष प्रदान करते हैं कि मामले की सुनवाई की आवश्यकता है, तो इसे उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। उसी पीठ का मतलब यहाँ है कि जिस पीठ ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की थी, इसके पहले मतलब जिस पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की थी, उसी पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध कर दिया जाता है। कब? जब न्यायाधीश अपने बहुमत से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मामले की सुनवाई की आवश्यकता है। ठीक। और नेक्स्ट क्या है तो यदि खुले न्यायालय में सुनवाई हेतु किसी विशेष अनुरोध की अनुमति प्रदान न की गई हो, तो उपचारात्मक याचिका सामान्यतः न्यायाधीशों द्वारा चैम्बर में ही विनिश्चित की जाती है। मतलब आवश्यक नहीं कि यह खुले कोर्ट में हो, या सामान्यतः न्यायाधीशों द्वारा चैम्बर में ही विनिश्चित की जाती है। इसके अलावा संबंधित पीठ को यदि किसी भी स्तर पर यह अनुभूति होती है कि याचिका अंतर्निहित पात्रता से युक्त नहीं है, तो अंतर्निहित पात्रता कौन कौन सी है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है और आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई यानी याचिकाकर्ता की सुनवाई नहीं की गई है। ठीक। तो यदि याचिका अंतर्निहित पात्रता से युक्त नहीं है, तो पीठ याचिकाकर्ता पर अर्थदंड भी आरोपित कर सकती है। नेक्स्ट है 4.8 में गवाह संरक्षण योजना यानी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। देखिए, हाल ही में उच्च न्यायालय ने राज्यों को गवाह संरक्षण योजना अपनाने हेतु निर्देश दिया है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। क्या है तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने इस योजना को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा इस विषय से संबंधित विधि का प्रवर्तन किए जाने तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 और 141-42 के अंतर्गत विधिक वैधता प्रदान की है। ठीक है। जब तक संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जो है गवाहों के संरक्षण के लिए कोई योजना नहीं पारित की जाती है, तब तक जो है उच्चतम न्यायालय का यह आदेश विधिक रूप से वैध रहेगा।
नेक्स्ट क्या है, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एक्ट के अधिनियम के तहत गवाह संरक्षण का प्रावधान पहले से ही है, तथापि इस योजना के तहत अन्य सभी मामलों में भी खतरे के स्तर के अनुसार गवाह हेतु संरक्षण का विस्तार किया गया है। ठीक है, गवाह संरक्षण विधेयक अभी भी लंबित है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए, जाहिरा शेख बनाम गुजरात राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई हेतु संरक्षण जो है गवाह संरक्षण आवश्यक है। किस मामले में, जाहिरा शेख बनाम गुजरात राज्यवाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अनुच्छेद 141 और 142 के बारे में बात की थी। आइए देख लेते हैं वो क्या है, यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो देखिए, अनुच्छेद 141 यानी कि आर्टिकल 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर रहेगी। अनुच्छेद 141 में ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित जो विधि होगी वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। और 142 यानी कि आर्टिकल 142, इसके तहत उच्चतम न्यायालय पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस जिसे बोलते हैं, उन मामलों में जिनमें कुछ स्पष्ट अवैधता दिखती है या पूर्ण न्याय के लिए यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए, उन मामलों में जिनमें कुछ स्पष्ट अवैधता दिखती है, अनुपयुक्त न्यायाधिकार का प्रयोग अथवा स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु यथोचित राहत प्रदान कर सकता है। उपचारात्मक याचिका की उत्पत्ति भी इसी अनुच्छेद में अंतर्निहित है, पूर्ण न्याय के सिद्धांत में ही। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन। अब चलते हैं गवाह संरक्षण योजना के संबंध में, जो जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। तो इस योजना का उद्देश्य किसी गवाह को निडरता पूर्वक और सत्यता के साथ गवाही देने में सक्षम बनाना है। इसके तहत गवाह के संरक्षण हेतु जहाँ तक संभव हो सके गवाह को न्यायालय कक्ष तक पुलिस एस्कॉर्ट प्रदान करने या संगठित आपराधिक समूह से संबंधित अधिक जटिल मामलों में एक सुरक्षित घर में अस्थायी निवास प्रदान करने, एक नई पहचान देने और किसी अज्ञात जगह पर स्थानांतरण करने जैसे असाधारण उपाय हो सकते हैं। इसमें जो है निम्न से संबंधित प्रावधान है। पहला क्या है, गवाह संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। दूसरा है तकनीक का प्रयोग, जैसे मुकदमे के दौरान कैमरे का प्रयोग। तीसरा है गवाह संरक्षण निधि आदि। ठीक है दोस्तों, तो इस डिस्कशन में बस फिलहाल इतना ही है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे जो है हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जो कि इलेक्शन यानी निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो है सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल का आइकन बना होगा इस प्रकार से, तो उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।